So hello everyone, welcome to Target Academy, and today we are going to solve few numericals of reciprocating compression. कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता है जो 10 मार्क्स का होता है, कोई 8 मार्क्स का होगा। तो अलग अलग बुक से दिया हुआ है यहाँ पे, एंड देन निकाल के रखा हुआ है क्वेश्चंस। तो जो कुछ तरह का क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, उसके बाद ये सीखने के बाद आपको कॉलेज में भी जो भी क्वेश्चंस कराया होगा उस पर आप डायरेक्टली अप्लाई करो। ठीक है, आपके नोट्स में जो होगा आपको आंसर्स मिल जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है। सो ध्यान से सुनना गाइस प्लीज। सो हियर मैं यहाँ पे टॉपिक के ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। कभी भी कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली पूछना आप लोग, ठीक है। और प्रैक्टिस करने का ये रखना कि लाइक वी नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो चलो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स के ऊपर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ ए सिंगल एक्टिंग 14/10। ठीक है, डी बाई एल, इसको 14/10 जो ये डायमेंशन दिया हुआ है ये सिलेंडर का डायमेंशन है। ठीक है, तो इसमें जो 14 है ये बोर डायमीटर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोर। तो बोर का डायमीटर होगा। ये जो 10 है इसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, और जनरली ये एल होता है। सो दिस इज डी बाई एल। 14/10 सेंटीमीटर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। ये सब चीज मैं पहले नहीं बताता क्योंकि क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब सक्शन किस पे हो रहा है? 1 बार पे। सक्शन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। डिस्चार्ज किस पे हो रहा है? 6 बार पे। डिस्चार्ज टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस। स्पीड ऑफ कंप्रेसर क्या है? 1200 आरपीएम, यानी कि पर मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन करता है गाइस। ठीक है। सो इन दिस केस शाफ्ट पावर, जो शाफ्ट इसको चलाता है यानी कि कंप्रेसर को चलाता है, वो पावर कंज्यूम कर रहा है 6.25 किलोवाट। ठीक है। एंड मास ऑफ एयर डिलीवर्ड, मास ऑफ एयर डिलीवर्ड यानी कि शाफ्ट पावर ये कंज्यूम कर रहा है इतना। ठीक है। और मास ऑफ एयर डिलीवर्ड 1.7 केजी पर मिनट, यानी कि मास फ्लो रेट बता रहा है 1.7 केजी पर मिनट का है गाइस। कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन आप धीरे धीरे समझना होगा आप लोगों को। हाँ, थोड़ा सा जो पहले कल जो पढ़ा है थ्योरेटिकल, उससे थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में आप लोग को न्यूमेरिकल्स कराना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। बेसिकली इट इज अ चैप्टर वर्थ 8 to 10 आवर्स। तो उसमें एक ही बार में पूरा का पूरा एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ कवर होना मुश्किल है, बट आई विल ट्राई कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आए, एवरी सिंगल थिंग। आपको क्या क्या पूछा है उसके हिसाब से हम लोग क्या लेंगे, विल टेक द अप्रोच टू द न्यूमेरिकल। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब होता है क्या? व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? इसमें होता है कि इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम, बेसिकली इफेक्टिव सॉफ्ट वॉल्यूम बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। सॉल्व, हमेशा प्रॉब्लम हो रहा है इसे। इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब होता है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, जैसे कि ये सिलेंडर है मान लो। ठीक है, और सिलेंडर का ये ऐसे, ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर ऐसे, फाइन। और यहाँ पे हमारा पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन। ठीक है। अब पिस्टन जो है वो सर्टेन लेंथ यानी कि स्ट्रोक लेंथ कवर करेगा, एल। और ये बोर का जो डायमीटर है दिस इज डी। तो डी बाय एल यानी कि जितना स्ट्रोक लेंथ लेगा, वॉट एवर विल बी द लेंथ, है ना, जो लेंथ होगा गाइस, तो जितना जितना लेंथ वो ट्रेवल करेगा पिस्टन, दैट विल बी द लेंथ ओवर विच द पिस्टन इज स्वीपिंग इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि जिसको हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना जरूरी है। so, और एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और उसके बाद इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम, वो भी देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब मैं एक एक चीज करके बात करता हूँ। तो पहला हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सो ये इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है कि पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर कितना लेंथ डिस्प्लेस करता है। जितना लेंथ डिस्प्लेस करेगा, और डायमीटर तो कांस्टेंट है गाइस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है।
सो सिंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट एंड लेंथ इज गिवन टू यू, तो कितना डिस्प्लेस किया वॉल्यूम को वो तो पता चल जाएगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस, कोई दिक्कत है तो बताओ। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो गाइस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? काइंडली बी इंटरैक्टिव इन द क्लास ना। आप जितना जल्दी रिप्लाई कर दोगे मेरे लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, जनरली डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब पर मिनट में निकालेंगे। प्लीज पे अटेंशन, मीटर क्यूब पर मिनट में। ऐसे जितना स्पीड है, ध्यान से सुनना गाइस, क्योंकि आपको क्रैंक का स्पीड, ये जो 1200 आरपीएम दिया हुआ है, दिस इज द स्पीड ऑफ द क्रैंक, यानी कि शाफ्ट का स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ द कंप्रेसर। तो 1200 रिवॉल्यूशंस करता है एक मिनट में। इसका मतलब क्या है? 1200 रिवॉल्यूशंस करता है एक मिनट में। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? और एक फुल रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक जो होता है, वन फुल रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक पे एक बार, वन फुल रिवॉल्यूशन में एक बार सक्शन करता है और एक बार डिलीवर करता है। तो एयर का डिलीवरी करेगा, यानी कि वन रिवॉल्यूशन में वन टाइम डिलीवर करेगा। तो 1200 रिवॉल्यूशंस में कितना डिलीवर करेगा? 1200 टाइम्स करेगा कि नहीं गाइस? ऑल ऑफ यू बोलो तो, प्लीज टेल मी। समझने का तरीका बता रहा हूं आप लोग को, है ना। अगर वन रिवॉल्यूशन में वो मान लो कुछ सर्टेन वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, यानी कि देयर इज अ सक्शन, देयर इज, जितना सक्शन करेगा उतना डिलीवर भी करेगा गाइस बेसिकली। तो एक बार में एक रिवॉल्यूशन में सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेता है। तो एक रिवॉल्यूशन में इतना वॉल्यूम, तो 1200 में कितना होगा? वन रिवॉल्यूशन पर मिनट में इतना वॉल्यूम, तो 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट में कितना होगा? v इंटू 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये मीटर क्यूब है। सो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल इंटू एन, यानी कि दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द कंप्रेसर। क्योंकि हम लोग मीटर क्यूब पर मिनट में निकालेंगे, हम लोग को मास फ्लो रेट भी पर मिनट में दिया हुआ है। अगर आपको सेकंड में निकालना है मीटर क्यूब पर सेकंड, तो स्पीड को 1200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दो तो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड मिल जाएगा। सो स्पीड ऑफ कंप्रेसर है, थोड़ा सा पेशेंस रखना और धीरे धीरे समझना अच्छे से। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ये जो आंसर आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, ये आपको मीटर क्यूब पर मिनट में आएगा। ठीक है? एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? सब किसी को समझ में आया ऑल ऑफ यू? ये एक वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट है इन वन साइकिल में है। वैसे एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहे हैं? 1200। तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद द स्पीड ऑफ कंप्रेसर आल्सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग विद इन पर मिनट आल्सो। ठीक है सर, ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, बट इन 1 मिनट सपोज विद द स्पीड ऑफ द कंप्रेसर, यानी कि सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ द कंप्रेसर n इज इक्वल टू 1200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो मिनट को 60 में कन्वर्ट कर दिया तो 1200 डिवाइडेड बाय 60 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो यहां से 20 हो गया। तो 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, जब एक सेकंड में 20 बार डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो हम लोग को एक यूनिट चाहिए ना गाइस। वी आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट रेट ऑफ व्हाटएवर थिंग्स वी आर टॉकिंग, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। हम लोग को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, वो तो हम लोग सिलेंडर का कभी भी डायमेंशन से पता करेंगे। लेकिन अगर आप स्पीड वैरी करो, कंप्रेसर का स्पीड वैरी करो, तो डिस्प्लेस्ड एयर भी तो वैरी होगा ना। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? पर यूनिट टाइम, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर आपको सिलेंडर का डायमेंशन दे दिया आपको, इफ यू गेट द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। लेकिन हम लोग को जब भी हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं ना, वी डील विथ पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ वॉल्यूम डिस्चार्ज या रेट ऑफ वॉल्यूम डिलीवर्ड, रेट ऑफ मास डिलीवर्ड। ये हम लोग को पता चलेगा कब? जो स्पीड से है, जितना ज्यादा स्पीड में चलाओगे उतना जल्दी जल्दी ये एयर को डिलीवर करेगा कंप्रेस करके। इसलिए स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग को यूनिट पर यूनिट टाइम में आएगा गाइस। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वी हैव पाइड बाय 4, डायमीटर कितना है? डायमीटर इज कितना है? 14 बाय 10, तो डायमीटर इज 14, तो 0.14 का स्क्वायर इनटू लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर स्ट्रोक लेंथ, तो 0.1 इनटू दिस इज 1200। कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है गाइस? दिस इज VD डिस्प्लेस 1.846
1.846 मीटर क्यूब पर कितना आ रहा है मिनट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? डिस्प्लेस वॉल्यूम। लेकिन हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए? ये जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो ये है। हम लोग को इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए हम लोग को एक टॉपिक अच्छा से थोड़ा सा डीपली जान के पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फ्री एयर डिलीवर्ड। कैन एनीवन टेल मी, किसी ने पढ़ा है फ्री एयर डिलीवर्ड होता क्या है गाइस? एनीवन, किसी को आइडिया? नयन ज्योति, एनी आइडिया व्हाट इज फ्री एयर डिलीवर्ड? व्हाट इज फ्री एयर डिलीवर्ड ऑल ऑफ यू? टेल मी गाइस। किसी को आइडिया नहीं है? थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोग को। हाँ, प्लीज पे अटेंशन, एकदम अच्छा से समझना और पहले सुनना अच्छा से, उसके बाद जो डाउट होगा आप बताना मेरे को, ठीक है? फ्री एयर डिलीवर्ड का थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि फ्री एयर डिलीवर्ड है क्या, जब डिलीवरी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के बारे में पढ़ ही रहे। जैसे कि मान लो आपके पास दो कंप्रेसर है C1 C2, ठीक है? ये 1 बार पे काम कर रहा है, इनलेट, इसका इनलेट 1 बार पे, इनलेट कंडीशंस, या फिर ये इसमें, ठीक है, ये 1 बार से लेके 8 बार तक काम कर रहा है, और ये 10 बार से लेके 25 बार तक काम कर रहा है। दोनों का P1 P2 दोनों का अलग अलग है। दोनों में वॉल्यूम जो है, जैसे कि इसमें वॉल्यूम कुछ अलग होगा, जैसे इसमें वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब पर मिनट है, इसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू यानी कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 50 मीटर क्यूब पर मिनट है, ऐसे करके वॉल्यूम, और यानी कि दिस इज द वॉल्यूम डिलीवर्ड, ऐसे दिखा रहे हैं। अब ये वॉल्यूम जो मिल रहा है हम लोग को उससे, ठीक है? अब प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, इसका टेम्परेचर दिया होगा, इसका भी टेम्परेचर दिया होगा, P1 V1 T1 दिया होगा, तो ये कितना मास हैंडल कर रहा है ये पता चल जाएगा, ये कितना मास हैंडल कर रहा है ये पता चल जाएगा। ध्यान से सुनना, हम लोग फ्री एयर डिलीवर्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर when it is reduced to or when it is subjected to standard conditions of या standard inlet conditions। स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले लिया, और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली 101 1.1013 ये आपका बार आता है, ठीक है? और टेम्परेचर एटीएम मोस्टली 15 डिग्री सेल्सियस, कभी 15 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, कभी 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ये मेंशन रहेगा आपको। फ्री एयर डिलीवर्ड का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे कि सिंस दिस कंप्रेसर, ये कंप्रेसर एक अलग प्रेशर रेशियो पे काम कर रहा है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, इसमें भी स्टार्ट से लेकर एंड तक दूसरा अलग अलग प्रेशर है, तो दोनों के पास कंपैरिजन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा कंप्रेसर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कंप्रेसर बुरा काम कर रहा है? कैसे पता करेंगे? या बुरा, अच्छा बुरा का मतलब नहीं, कौन सा कंप्रेसर ज्यादा इफेक्टिवली एयर सप्लाई कर रहा है देखने जाने से, समथिंग लाइक दैट। इस कंडीशन में या इस कंडीशन में कितना मिल रहा है, यानी कि अगर हम लोग कंप्रेसर 2 को इसके इसके पैरामीटर्स में ला दें तो ये ज्यादा काम अच्छा करेगा, या C1 को इसके पैरामीटर्स में ले जाएं तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगा, कौन सा अच्छा काम करेगा? तो मान लो इसका मतलब क्या होता है कि दो एथलीट्स है, वो दौड़ना चाहते हैं, दे वांट टू रन 100 मीटर, तो ये फिनिश लाइन है, ये एथलीट, एक एथलीट को यहां दिया, ये एक एथलीट को यहां दिया, ठीक है? एक एथलीट यहां से स्टार्ट करेगा, एक एथलीट यहां से स्टार्ट करेगा, और ये फिनिश लाइन है, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड ना। कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा अच्छा है? हम लोगों को दोनों को एक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा कि आप यहां से दौड़ो, नहीं, आपको एक ही जगह से दौड़ना पड़ेगा, तभी कंपेयर होगा कि आप कैसा कर रहे हो। तो दोनों को, यानी कि दोनों कंप्रेसर्स में जो भी एयर डिलीवर हो रहा है, वॉट एवर द मास इज बीइंग डिलीवर्ड, तो जो मास डिलीवर होता है करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वॉल्यूम, उस मास को हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यानी कि स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस पे लेके आते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे करें PV इक्वल टू mRT, तो V इक्वल टू mRT बाई P कर सकते हैं, ये T एम्बियंट होगा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो यहां से जो वॉल्यूम निकलेगा उसको हम लोग फ्री एयर डिलीवर्ड बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों को हम लोग स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस पे ला के कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज्यादा एयर डिलीवर कर पाएगा।
ठीक है, ये कॉलेज में नहीं बताया जाता है गाइस। FAD, फ्री एयर डिलीवर्ड, इज दैट पैरामीटर विच इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और 3 कंप्रेसर्स वन ऑन वन, कि फ्री एयर डिलीवर से पता कर लेते हैं। यानी कि अगर आप कंप्रेसर खरीदने जाओगे तो जो पैरामीटर, क्योंकि आपको तो ये तो नहीं बोल के देगा कि ये कंप्रेसर ले जाइए, आप इतना का इतने ही प्रेशर में काम कीजिए, नहीं, आप अपना कंप्रेसर जो है, जो कंप्रेसर है, उसको आप अपना प्रेशर लिमिट्स के बीच में काम करा सकते हो, बट उसमें फ्री एयर डिलीवर्ड कितना होगा, तो फ्री एयर डिलीवर्ड जो मास फ्लो रेट होगा उसके कंपैरिजन में निकालते हैं हम लोग। तो फ्री एयर डिलीवर्ड इज एक्चुअली, इन जनरल सेंस, इट इज द इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम। तो हम लोग जब यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन, हम लोग जब यहाँ पे देखो, सक्शन प्रेशर दिया हुआ है, सक्शन टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस जो है हमारा, ये 1 बार और 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 बार का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन या पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब 20। तो स्टैंडर्ड सक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, और मास कितना डिलीवर कर रहे हैं, 1.7 kg पर मिनट। तो इफेक्टिवली वो मास कितना डिलीवर कर रहा है, 1.7 kg पर मिनट। प्लीज पे अटेंशन। तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू 1.7 kg पर मिनट। फॉर दिस मास फ्लो रेट, जो एयर वो सक्शन या फिर वो जो एयर डिलीवर करेगा, वो या फिर वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर को हैंडल करेगा, उसको बोलेंगे फ्री एयर डिलीवर, व्हेन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर इज ब्रॉट डाउन टू द स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस। कहीं इनलेट कंडीशंस, स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस नहीं दिया है तो खुद से ले सकते हो, 15 डिग्री सेल्सियस 288 केल्विन ले सकते हो, लेकिन इन जनरल केसेस में इनलेट कंडीशंस दिया हुआ रहेगा आपको। तो मास फ्लो रेट जो 1.7 kg पर मिनट दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें, यानी कि फ्री एयर डिलीवर्ड निकालें, तो PV इज टू MRT, या मास फ्लो रेट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, m डॉट RT बाई P। तो ये सक्शन यानी कि इनलेट या T1 P1 लिख दो यहाँ पे। तो m डॉट कितना है, 1.7 kg पर मिनट पे है। R ऑफ एयर कितना होता है, 0.287। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, 293। P1 कितना दिया हुआ है, 1 बार, तो 1 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 1 इंटू 10⁵ पास्कल दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे तो इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये किलो जूल पर केजी केल्विन है, तो किलो जूल में है ना। तो 1 इंटू 10⁵ को 10⁻³ से डिवाइड कर दो, तो 10⁻² बचेगा। सो आई हैव 1.7 इंटू 0.287 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 100। कितना आया होगा, चेक करो तो गाइस। 1.429 1.429, यस, 1.429 मीटर क्यूब पर मिनट। यानी कि corresponding to this mass being delivered by the compressor and calculated at standard inlet conditions, जो सक्शन करेगा उतना ही एयर डिलीवरी कर पाएगा, ठीक है। यानी कि ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है उससे कम एयर ले रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कितना है, 1.846, उससे कम वॉल्यूम हैंडल कर रहा है। एंड दैट इज व्हेन वी विल हैव, यही इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम होता है गाइस, एंड दैट इज व्हेन वी विल हैव वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वी विल हैव। सर प्रेशर को फिर गीगा पास्कल में क्यों कन्वर्ट किया है, गीगा पास्कल कहाँ किया है, 1 बार दिया हुआ है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो हम लोगों ने 10⁵ को 10⁻³ से किया, तो किलो पास्कल में कन्वर्ट किया, तो 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल में इसलिए किया क्योंकि ये तो पास्कल हो गया, इस 10⁻³ से डिवाइड किया तो किलो पास्कल हो गया। ये 0.287, ऊपर तो मास केजी पर मिनट में है, ये केल्विन में है, ठीक है, और ये किलो जूल में। ऊपर अगर किलो है तो नीचे भी किलो चाहिए ना, गॉट माय पॉइंट। यस आप ऊपर किलो में करके नीचे पास्कल में नहीं रह सकते हो। हाँ, पूछो, कोई डाउट है एक्स्ट्रा फिर से, हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड यस दिस, सर। ठीक है। तो प्लीज यूनिट्स के साथ, यूनिट्स पे ध्यान देना, नहीं तो यूनिट्स आपको प्रॉब्लम देगा। तो अगर आपका यूनिट जो है वो 1 बार दिया हुआ है, तो उसको आपने कन्वर्ट किया 10⁵ से मल्टीप्लाई करके, तो पास्कल में है, उसको 10⁻³ से डिवाइड करोगे तो किलो पास्कल होगा। किलो पास्कल इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ एयर है R, 0.287 लेते हैं, और वो किलो जूल पर केजी केल्विन में आता है।
तो ये ऊपर किलो जूल में है तो नीचे भी किलो में चाहिए वैल्यूज। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो फ्री एयर डिलीवर्ड है बाय डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, तो फ्री एयर डिलीवर्ड 1.429 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कितना 1.846, तो कितना परसेंटेज आ रहा है? चेक करो तो ऑल ऑफ यू गाइस चेक करो। 77.4। 77.4% आ रहा है, सही है। तो दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। इज देयर एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? किसी को डाउट है तो बताओ। सर हाँ बोलो। सर फ्री एयर डिलीवर्ड टू अडवर्ब डायरेक्शन। ठीक है सर, सो ध्यान से सुनना, हाँ आप लोग अच्छे से। तो ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसमें मान लो ये पिस्टन है। पिस्टन कहां से कहां तक मूव कर रहा है? पिस्टन यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है। मान लो क्लियरेंस है ही नहीं यहाँ पे, चलो ठीक है, पिस्टन यहां से यहां तक मूव कर रहा है। तो दिस इज द स्ट्रोक लेंथ एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द या बोर डायमीटर, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस होगा तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिस विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, जो आप लोग को पहले मिला। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम टू बुझी पैसा ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम टू, ठीक है सर। लेकिन जब कंप्रेसर को काम कराया तो बोला, कंप्रेसर बोल रहा है कि भाई मास फ्लो रेट तो 1.7 kg पर मिनट मिल रहा है। तो ध्यान से सुनना, हाँ, ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मास डिलीवर्ड या मास ऑफ एयर डिलीवर्ड, नॉट नेसेसरी। वो तो वॉल्यूम डिस्प्लेस बता रहा है, लेकिन एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द कंप्रेसर कि कंप्रेसर सिर्फ 1.7 kg पर मिनट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मास, ये जो करस्पॉन्डिंग या जो गिवन मास हम लोग को मिल रहा है डिलीवरी पे, उसके करस्पॉन्डिंग ये कितना वॉल्यूम ले रहा होगा। क्योंकि मास क्या, कैन मास बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जितना मास हैंडल कर रहा होगा उतना मास तो रहेगा ही गाइस। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है। तो ये जो मास डिलीवर किया, वो मास फ्लो रेट को, जो मास डिलीवर होता है वो मास को अगर हम लोग वी ब्रिंग इट डाउन टू स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस पे लेके आते हैं अगर, क्योंकि मास फ्लो रेट इनलेट में भी अगर 1.7 kg एंटर किया होगा तो 1.7 kg बाहर ही जाएगा ना भाई, सिंपल सा बात है। तो स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो कितना एयर का वो सक्शन करेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर का, तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर को सक्शन करेगा उतना वॉल्यूम ऑफ एयर को डिलीवरी भी करेगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस पे इसलिए लेके आते हैं, दिस इज आवर द स्टार्ट पॉइंट। इट इज जनरली यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कंप्रेसर्स वर्किंग एट बिटवीन डिफरेंट लिमिट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर्स एंड ऑल। तो हम लोग अगर दोनों अलग अलग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि एक हॉस्टल में खूब वाईफाई है, सब कुछ है, एकदम सिंगल रूम क्यूबिकल्स है, सब कुछ है, पढ़ने के लिए एसी है, सब कुछ है, तो एक स्टूडेंट वहां है। और दूसरा एक हॉस्टल है जहाँ पे ना वाईफाई है, खुद का मोबाइल डेटा से पढ़ना पड़ रहा है, ये है वो है, मैथ्स का खाना भी ठीक नहीं है, समथिंग लाइक दैट, और वहां पे एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो बोला, और बुक्स भी अवेलेबल नहीं, और वहां पे दूसरे हॉस्टल में जो हाईफाई हॉस्टल है उसमें एक स्टूडेंट के पास पैसा ज्यादा दे रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास आपका लाइब्रेरी एंड ऑल सब हो रहा है, तो ठीक है भाई। तो आप बोलेगा कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मेजर करो, तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो मेजर होगा वो तो बायस्ड हो गया ना, इट इज बायस्ड। तो बायस्ड होने की वजह से क्या होगा कि उसको बोला जाएगा कि तुम दोनों को एक ही कंडीशंस में रखा जाता है, चलो यहाँ पर इसके हिसाब से पढ़ा जाए। तो जो स्टार्टिंग कंडीशंस यानी कि इनलेट स्टैंडर्ड इनलेट कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि हम लोग को मालूम है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, ये जो वॉल्यूम है यही वॉल्यूम होता है फ्री एयर डिलीवर्ड, यानी कि corresponding to whatever the mass is being delivered is the same amount of mass being the suction also is the same amount of mass is also done at the suction, यानी कि that is taken inside the compressor during suction and at standard inlet conditions TI and PI। तो उसके corresponding जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो न्यू चार्ज को वापस यानी कि कंप्रेसर में लिया गया वो हम लोग को मिलेगा मीटर क्यूब पर मिनट या समथिंग लाइक दिस। उसी को इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वॉल्यूम का उतना ही एयर डिलीवर करेगा, नॉट नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है कि
ये जो सिलेंडर है इसमें क्या होता है कि रेसिप्रोकेटिंग एक्शन होने की वजह से सिलेंडर जो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सिलेंडर गेट्स वार्म। तो जब भी इनलेट एयर आता है ना, तो उसको हॉट एनवायरनमेंट मिलता है ना, हाई टेम्परेचर मिलता है, तो वो एक्सपांसन होना शुरू हो जाता है। एक्सपेंशन होना शुरू होता है तो क्या होता है कि कभी कभी लीकेज भी होता है, कभी हॉट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर वो एक्सपेंशन भी होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना डिस्प्लेसमेंट का वॉल्यूम होगा उतना ही एयर का वो इनलेट भी कर लेगा, नॉट नेसेसरी इज। एंड दैट इज वाई दे टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कि डिस्प्लेसमेंट इतना है और वॉल्यूम इतना ले रहा है, तो 77.4%। So free air delivery is it is a comparison parameter between different compressors when the compressors performing or delivering a certain mass of air per unit time and it is reduced down to standard inlet conditions. That is known as free air delivery. बुझी पैसे आते हैं? All of you, is it clear? Yes, sir. ठीक है, अब आता है हम लोग का इंडिकेटेड पावर। How many of you know indicated power कैसे निकालेंगे guys? How many of you guys know indicated power कैसे निकालेंगे? यानी कि वर्क जो निकाला था कल हम लोगों ने, याद है आप लोगों को? हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वर्क इन केस ऑफ व्हेन देयर वाज नो क्लियरेंस गिवन। जब क्लियरेंस नहीं था तब क्या वर्क था, किसी को पता है? एनीवन याद है आप लोग को? आप लोग को मालूम होगा ना, वर्क ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू n बाई n माइनस वन P1 V1, ठीक है, और यहां पे हम लोग को मिला था Rp to the power n minus 1 by n minus 1. Do you remember this, all of you? Yes or no? All of Yes, you, sir. all of you. Sir. I'm interacting with all of you, सब किसी से। अब आप ये इंडिकेटेड पावर पूछ रहे हैं, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम लोग अगर इसको ऐसे कर दे, देखो तो मास फ्लो रेट तो दिया हुआ है 1.7 kg पर मीटर पर मिनट। I can write it down as n by n minus 1. P1 V1 को हम लोग लिख सकते हैं m dot RT1. Can we write down like this? Where V1 would be the volume flow rate या free air delivered. This is the free air delivered generally. उसके जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m RT1. We can write it down आराम से। और यहाँ पे प्रेशर जो है, यानी कि प्रेशर रेशियो कहां से कहां तक जा रहा है? 1 बार से 6 बार तक जा रहा है। सो 1 बार से 6 बार तक जा रहा है, तो 6 by 1, तो 6 by 1 is 6 इसका पावर n minus 1 by n minus 1। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एंड देन व्हाट इज इट फॉलोइंग? इट इज फॉलोइंग, यहाँ पे आपको क्या फॉलो कर रहा है ये तो नहीं दिया, pv to the power n। तो n का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा आप लोग को, n तो दिया हुआ नहीं है भाई, तो n तो दिया हुआ नहीं है, आप कैसे निकालेंगे? डिस्चार्ज टेम्परेचर दिया हुआ है, डिस्चार्ज सक्शन टेम्परेचर दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, तब तो ये और इंटरेस्टिंग बन गया गाइस। तो इससे पहले, ये करने से पहले हम लोगों को एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज हो रहा है टेम्परेचर टू 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो 180 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करो तो जल्दी जल्दी कितना हो रहा है? ऑल ऑफ यू गाइस 453. 450, वेरी नाइस। और T1 कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 293 केल्विन, ठीक है। तो हम लोग को एन नहीं दिया हुआ है गाइस। देखो सब इंटरेस्टिंग बात, मैं ध्यान नहीं दिया था उस समय, मुझे याद था कि एन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, बट फ्री एयर डिलीवर्ड को एक्सप्लेन करते करते मैं मुझे दिमाग से भी उतर गया। सो अभी क्या है यहाँ पे, कहने के बोलिए मैंने, हाउ वी विल फाइंड दिस आउट। थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा यहाँ से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको? हम लोग को मालूम है T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power n minus 1 by n. Do you know this, all of you? पता तो होगा। Is it clear? सब किसी को ठीक है? जब ऐसा दे दिया मान लो कि टेम्परेचर, डिलीवरी टेम्परेचर और सक्शन टेम्परेचर और डिलीवरी प्रेशर और सक्शन प्रेशर दोनों है, सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ n नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज 453 by 293 is equal to 6 to the power, क्योंकि 6 by 1 n minus 1 by n। ऐसा में क्या कर सकते हैं हम लोग? दोनों तरफ log ले लो, तो you'll have natural log 453 by 293 is equal to n by n minus 1, n minus 1 by n, n minus 1 by n, very sorry, n minus 1 by n। यदि कभी डाउट है प्लीज होदी वहां, डू नॉट कीप इट फॉर लेटर पार्ट, क्योंकि कल एग्जाम है आप लोग का। n minus 1 by n ln of 6,
तो ये पार्ट रह गया यहाँ पे, n-1/n रह गया, ln ऑफ 6 को इधर ले आओ, ln ऑफ 453/293 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 6 इज इक्वल टू n-1/n, ऐसे आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे n-1/n को 1/1/n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो 1/1 जो है उसको उधर ले आएंगे तो प्लस 1/n हो जाएगा, उधर 1 माइनस ln ऑफ 453/293 बाय ln ऑफ 6। n का वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा होगा गाइस, चेक करो तो जल्दी। 1.32. 1.32, वेरी नाइस। 1.32 इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ यानी कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का वैल्यू है गाइस। ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास बुझी पैसा, यस और नो? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू गाइस, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, दिस चैप्टर इज जनरली टफ, वी कंसिडर इट एज टफ। सबको समझ में आ रहा है? आधा लोग गायब ही हो गए। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू गाइस, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे 1.32 आया डिवाइडेड बाय 0.32। मास फ्लो रेट 1. देखो मास फ्लो रेट 1.7 kg पर मिनट है, 1.7 kg पर मिनट, तो 1.7 डिवाइडेड बाय 60। आर का वैल्यू 0.287, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.287 ले लेंगे, तो किलो में ले रहे हैं गाइस, तो आंसर किलो वाट नहीं आएगा, प्लीज पे अटेंशन। दिस इज 0.287, टेम्परेचर इज 293 और यहाँ पे बचा 6 to the power 0.32 by 1.32 minus 1। अगर आप ऐसा करते हो, कैलकुलेशन करते हो गाइस और किलो में रख रहे हो, ध्यान से सुनना, ये तो इसका तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस है, ये केजी पर सेकंड हो गया, प्लीज पे अटेंशन। दिस इज केजी पर सेकंड, दिस इज किलो जूल पर केजी केल्विन, ये केल्विन। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो किलो जूल केजी खत्म, केल्विन खत्म, किलो जूल पर सेकंड बचा, तो क्या होगा, किलोवाट। जो आंसर आएगा दैट विल बी इंडिकेटेड पावर, यानी कि रेट ऑफ वर्क डन हो गया है। तो दिस इज इंडिकेटेड पावर विच इज रेट ऑफ वर्क डन फॉर द कंप्रेशन इज इक्वल टू 5.346 किलोवाट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो गाइस? किसी को डाउट है तो बताओ, इंडिकेटेड पावर ऐसे ही निकाला जाता है। अब एक बात देखो, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू बीन आस्क्ड आइसोथर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। मैं आपको पहले मैकेनिकल एफिशिएंसी समझा देता हूँ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है आप लोगों को। एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। हाँ, जैसे कि ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर जितना एयर हैंडल किया, जितना एयर डिलीवर किया, उसके हिसाब से उसको इतना कंज्यूम करना चाहिए। इंडिकेटेड यानी कि थ्योरेटिकल पावर भी बोलते हैं इसको, तो इतना उसको कंज्यूम करना चाहिए, 5.346 कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन शाफ्ट जो है, शाफ्ट से जो एनर्जी लेगा वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम कर रहा है। मतलब क्या कि उसको चाहिए इतना 5.346, लेकिन वो शाफ्ट से कितना किलोवाट ले रहा है, 6.25 किलोवाट ले रहा है। यानी कि शाफ्ट जो भी इसको चला रहा होगा, कंप्रेसर को जो भी चला रहा होगा, यानी कि क्रैंक को जो भी घुमा रहा होगा, तो जो शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा होगा वो 6.25 किलोवाट लेके आ रहा है। यानी कि कंप्रेसर जो है वो बोल रहा है कि हमको तो चाहिए 5.346 किलोवाट आइडियली, लेकिन एक्चुअली में आई एम कंज्यूमिंग 6.25। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इंडिकेटेड पावर बाय शाफ्ट पावर इनटू 100। याद रखना, इंडिकेटेड इज थ्योरेटिकल, तो जितना हैंडल कर रहा है उसके हिसाब से पावर आएगा, जो वो तो शाफ्ट से कम होगा, क्योंकि शाफ्ट पावर जो है वो ज्यादा पावर, उससे शाफ्ट से वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, उसको चाहिए इतना ही काम करने के लिए, लेकिन कंज्यूम कर रहा है 6.25, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉसेस तो है, तभी तो होगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस क्लास, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग को कॉलेज में ना थोड़ा सा neither you pay attention and neither the delivery of the lectures is also on the same line। मतलब मैं जानता हूँ, I know the problem। तो ऐसा भी होता है कि आप लोग बहुत अलग अलग चीज में बिजी हो जाते हो, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, इट्स नॉट द लास्ट मोमेंट में जाके
समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से। एंड दिस चैप्टर इज टफ, इसके बहुत अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि यू माइट बी हैविंग ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग, बट ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक। मैकेनिकल एफिशिएंसी, जो शाफ्ट पावर लेके आएगा वो जितना कंज्यूम करेगा, दैट इज द एक्चुअल कंजम्पशन, दिस इज एक्चुअल पावर कंजम्पशन। And given for the given value of pressure and temperature and mass flow rate, this is the theoretical consumption 5.346. इसलिए हमेशा देखना indicated power will always be less than shaft power. Am I clear to all of you? Yes or no? All of you guys को दिक्कत है तो बताओ। तो कितना आ रहा होगा मैकेनिकल एफिशिएंसी? हाउ मच ऑल ऑफ यू? 85.5. 85.5%, वेरी नाइस। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा है आइसोथर्मल एफिशिएंसी। कॉलेज में पढ़ाया तो होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आइसोथर्मल एफिशिएंसी के बिना होगा नहीं। आइसोथर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। जैसे कि एक चीज ध्यान से सुनना, हाँ, आप लोगों ने बेसिक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा तो होगा ये चीज, आई नो। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट देखो, हाँ, जब भी पीवी प्लॉट में यानी कि पीवी डायग्राम में जब भी हम लोग प्रोसेसेस को ड्रॉ करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज y axis is p and x axis is v, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, यहां से तो दिस इज p, दिस इज v। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसे होता है? ऐसे जाता है, यानी कि पॉइंट 1 to 2 अगर ले जाना है तो कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक एसिड, आइसोकोरिक एसिड, आइसोकोरिक एसिड 1 to 3 इज आइसोकोरिक, फिर 1 to 4 ये आइसोथर्मल है गाइस, और 1 to 6 एडियाबेटिक है। देखो, हाँ, दिस इज P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे होता है? PV इज इक्वल टू MRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हैं तो आइसोथर्मल होगा, और R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, और मास ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहता ही है, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है किस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV टू द पावर 1 है यहाँ पे, देखो, और यहाँ पे 1 to लेके 1 to 6 जो आता है, दिस इज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो अगर एयर के लिए देखा जाए तो गामा इज इक्वल टू 1.4 फॉर एयर। तो 1 से लेके 1 गामा तक के बीच में जो भी प्रोसेसेस होगा, वॉट एवर द प्रोसेस विल बी, दैट इज PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसलिए इसका नाम पॉलीट्रॉपिक होता है कि ये जो इंडेक्स है n, वो 1 से लेके 6 गामा तक के बीच में वेरी करते रहेगा, यानी कि n विल बी ग्रेटर देन 1 लेस देन गामा। ये पॉलीट्रॉपिक है। ये इंजीनियरिंग पढ़ना ऐसे, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे पढ़ा जाता है। सो आइसोथर्मल, अब मान लो एक चीज ध्यान से सुनो, हाँ, जब आपको पीवी डायग्राम ड्रॉ करके समझाया गया था वहां पे, किसमें? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, दिस वाज डन ऐसे, ठीक है। तो हम लोग जब मान लो यहां से सक्शन किया ऐसे, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, आप ये देखोगे सक्शन करके पॉइंट 1 आया, अब 1 से 2 तक अगर हम लोग इसको कंप्रेस करना है, तो अगर हम लोग आइसोथर्मली, देखो, आइसोथर्मल अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर का स्लोप एडियाबेटिक का स्लोप से कम होता है गाइस, पॉलीट्रॉपिक का स्लोप से भी कम होगा। ये सब चीज नहीं पढ़ाया गया होगा आप लोग को, बट सुचेता आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा आई गेस प्रीवियसली, राइट, बेसिक थर्मोडायनामिक्स में, है ना। सो दिस इज द स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज लेस देन द स्लोप ऑफ व्हाट? द रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और फॉर दैट मैटर इट इज लेस देन द स्लोप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अगर 1 से लेके 2 तक अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे तो ऐसे जाएगा गाइस 1 to 2, और एडियाबेटिकली जाएगा तो ये 1 to 2 डैश, ये एडियाबेटिकली, रिवर्सिबल एडियाबेटिकली जाएंगे तो उसका स्लोप सबसे ज्यादा, 1 to 2 डैश, 2 डबल डैश। तो ये टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, ये PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इन दोनों के बीच में जो जनरली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली चल रहा है 1 to 2, दैट इज PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, तो जो भी प्रोसेस 1 to 2 या 1 to 2 डैश या 1 to 2 डबल डैश के अंदर जो एरिया होगा ऑन
प्रेशर एक्सिस, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वर्क। तो आप ये देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एरिया है इनसाइड द कर्व, ये सबसे कम है कंपेयर टू ऑल द प्रोसेसेस दिस, यानी कि आइसोथर्मली दिस इज द वर्क आइसोथर्मल। ठीक है, इसके बाद जो इसके अंदर जो काम करेगा, ये एरिया बढ़ते जाएगा गाइस, देख लो। और लास्ट में एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा वर्क कंज्यूम करेगा, यानी कि वर्क आइसोथर्मल, प्लीज पे अटेंशन, वर्क आइसोथर्मल यानी कि द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज लेस देन वर्क इन पॉली एंड इज ऑल्सो लेस देन वर्क इन एडियाबेटिक, यानी कि इसमें सबसे कम वर्क कंज्यूम करेगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ऑल ऑफ यू गाइस को डाउट है तो बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? एशियंस बुझी पाना है? एनीवन? सर एक और बार बताएंगे, समझ नहीं आया। ठीक है, एनीवन एल्स? किसी को समझ में नहीं आया? देखो ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए आप लोग जितना इंटरेक्ट करोगे उतना समझ में आएगा कि आप कितना किस एंगल से समझ पाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग आइसोथर्मल पार्ट? ऑल ऑफ यू? Raftimjay said. Anyone else? Sucheta, are you understanding what I'm saying here? Yes, sir. ठीक है, रोहन बुझी पैसा? देखो हाँ जी सर। रफ्तिमजय, यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो पॉइंट 1 से अगर मान लो सक्शन किया है यहाँ से, तो दिस इज पॉइंट 1, फिर हम लोग को कंप्रेस करना है उसको, कंप्रेशन टेक्स प्लेस। कंप्रेशन अगर आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाए तो वो उसका प्रोसेस ऐसे जाएगा, 1 to 2, दिस इज 3, दिस इज 4। और पॉलीट्रॉपिकली करें, मैंने क्या बोला कि दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और इन दोनों के बीच में पॉलीट्रॉपिक। तो स्लोप देखो ना रक्तिमजय, स्लोप देखो, स्लोप समझ में आता है रक्तिमजय? बुझी पुआ? स्लोप टू हियर, स्लोप, द स्लोप ऑफ ए कर्व। आइसोथर्मल का स्लोप कम है, तो आइसोथर्मल का अगर आप स्लोप बनाते हो अगर, वो कम होगा। अगर आप इफ यू ड्रॉ द कर्व रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो दिस इज 1 to 2 डैश, दिस इज 1 to 2 डबल डैश, तो दिस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक, सबसे ज्यादा स्लोप देखो तो। और 1 to 2 जो काम करते हैं, जो हम लोग जनरली इस पे काम कर रहे हैं, यानी कि पॉलीट्रॉपिकली काम कर रहे हैं, 1 to 2, तो उस पे जो काम कर रहे हैं, दिस इज पॉलीट्रॉपिक, जो हम लोग लेके चल रहे हैं अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि वर्क डन ऑफ कंप्रेसर n by n minus 1 m r t1 rp to the power n minus 1 by n minus 1, ये चीज समझाया मैंने आपको। तो वो हम लोगों ने 1 to 2 के हिसाब से निकाला, लेकिन 1 to 2 दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से अगर बहुत स्लोली कंप्रेस किया जाए तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ वर्क कंज्यूम करेगा। So the isothermal work will be less than polytropic, which will again be less than the adiabatic. Got my point, all of you? Yes or no? यस सर। तो अगर आपको आइसोथर्मल एफिशिएंसी निकालना बोल रहा है, आइसोथर्मल एफिशिएंसी निकालने बोल रहा है, तो आपको आइसोथर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? व्हाट विल डू, ठीक है, कि आपको इंडिकेटेड पावर, यानी कि फॉर द गिवन कंडीशंस ऑफ व्हाट, मास फ्लो रेट एंड एवरीथिंग, इंडिकेटेड पावर जो है वो 5.346 है। ठीक है, तो अगर हम लोग पॉलीट्रॉपिक के प्रोसेस से जाएं, पीवी टू द पावर n से जाएं अगर, और n का वैल्यू 1.32 निकाला हुआ है अभी, थोड़ा देर पहले निकाला, तो 1.32 इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन के हिसाब से जाए तो 5.346 किलोवाट कंज्यूम करना चाहिए थियोरेटिकली। और आइसोथर्मल आइसोथर्मल आपको पता होगा, आइसोथर्मल वर्क इन यानी कि पीवी टू द पावर कांस्टेंट जो होता है, वर्क आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज इट, P1 V1 ln P2 by P1, पढ़ा है आपने ऑल ऑफ यू? यस सर। पढ़ा है ना ऑल ऑफ यू गाइस? ये पढ़ा होगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पीवी टू द पावर n है, पीवी टू द पावर 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, ऐसे पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट जब होता है तो उसमें वर्क ओपन सिस्टम में क्या होता है, इट इज n टाइम्स वर्क ऑफ क्लोज्ड। वर्क ऑफ क्लोज्ड क्या होता था पॉलीट्रॉपिक में,
P1 V1 या P2 V2 माइनस P1 V1 बाय n माइनस 1, उसमें n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को वर्क ऑफ ओपन सिस्टम मिल गया, जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया भी है। P1 को बाहर निकाल लिया, P1 V1 को कॉमन ले लिया बाहर, फिर RP का टर्म्स में आ गया हम लोग को, समझे ना? तो यहाँ पे n टाइम्स किया। ये वर्क आइसोथर्मल ये क्लोज प्रोसेस में होता है, लेकिन n जो है वो 1 है। तो अगर आप ओपन सिस्टम में भी करोगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन 1 होगा यहाँ पे। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या है कि वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम इज द सेम एज वर्क ऑफ ओपन सिस्टम, यानी कि वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन विल बी सेम एज दैट इज हैपनिंग इन क्लोज सिस्टम। यानी कि आइसोथर्मल में अगर लिखा जाए तो आई राइट डाउन P1 V1 ln ऑफ P2 by P1, और P1 V1 की जगह हम लोग मास फ्लो रेट mRT1 ln ऑफ P2 by P1 कर सकते हैं। मास फ्लो रेट अभी हम लोग को मालूम था 1.7 था, है यस, 1.7 kg पर मिनट था, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। R इज 0.287, टेम्परेचर एट इनलेट 20 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 293, और P2 by P1 1 बार 6 बार, तो ln ऑफ 6। तो यहां से वर्क ऑफ आइसोथर्मल कितना निकला, चेक करो तो गाइस, बताओ तो। 4.269 आना चाहिए, चेक करो ऑल ऑफ यू, गाइस काइंडली चेक। 4.269 किलोवाट होना चाहिए, आया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। वर्क ऑफ आइसोथर्मल इतना है। देखो मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला कि अगर आइसोथर्मली कंप्रेस करोगे तो सबसे कम अमाउंट ऑफ वर्क कंज्यूम करेगा। सो अगर आपको आइसोथर्मल एफिशिएंसी पूछा तो वर्क आइसोथर्मल बाय वर्क इंडिकेटेड पावर, यानी कि या फिर थ्योरेटिकल वर्क, तो आपको आया है 4.269 और यहाँ पे आया 5.346 इंडिकेटेड पावर इनटू 100 कर देंगे, तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी कितना ऑल ऑफ यू? 79.8। 79.85% ऐसा कुछ आएगा। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी निकला, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकला, फिर बाद में बोला कि भाई ओवरऑल निकालो, ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी। जनरली नहीं पूछा जाता है, बट ओवरऑल का मतलब हो गया कि आइसोथर्मल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना कैसे होता है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन इसका टफ बनता है, उपाय नहीं, और इट इज टफ बिकॉज आप लोग के पास बेसिक्स और फंडामेंटल्स थोड़ा वीक हो जाता है, बिकॉज ऑल द टाइम यू हैव नॉट स्टडीड, पायरोकाइनेसिस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, खुद भी नहीं पढ़ा, तो समझ में आ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है भाई, इतना टफ क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो ऐसा ही बनेगा, आंसू का पेपर टफ बनेगा ही बनेगा, 100%। यूनिवर्सिटी का पेपर टफ बनेगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस निकल लिया, अब हम लोग को ओवरऑल बोला है, तो ओवरऑल बोला है, ध्यान से सुनना, वर्क आइसो यानी कि आइसोथर्मल सबसे कम है कंपेयर टू वर्क इंडिकेटेड पावर या थ्योरेटिकल, और वो उससे भी कम है जो शाफ्ट पावर से हो। एक्चुअली में कंज्यूम इतना करता है, ये थ्योरेटिकली जो कंडीशंस दिया हुआ उसके हिसाब से जो कंज्यूम किया वो, दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल यानी कि जो गिवन कंडीशंस के हिसाब से। ध्यान से सुनना गाइस, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आइसोथर्मल जो है वो एकदम आइडियल, कि अगर हम लोग को सबसे कम काम कंज्यूम कराना है, सबसे कम वर्क कंज्यूम कराना है, तो आइसोथर्मल ही कराओ, लेकिन पॉसिबल होता नहीं है। इसलिए आइसोथर्मल वर्क को अगर इंडिकेटेड वर्क के साथ कंपेयर करोगे तो एफिशिएंसी आइसोथर्मल आएगा। अगर इंडिकेटेड वर्क को सॉफ्ट पावर से कंपेयर करोगे तो एफिशिएंसी मैकेनिकल आएगा। और आइसोथर्मल को एकदम फर्स्ट से लेके लास्ट तक अगर कंपेयर करोगे तो ये ओवरऑल आएगा। गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो अगर ओवरऑल का मतलब पूछा है तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस बाय सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर 6.25 है और आइसोथर्मल में अभी निकला 4.269, तो ये जनरली आपका 68.3% आएगा। ऐसे समझा जाता है। आइडियल, theoretical, that is according to the given conditions, and shaft power which is actually being consumed. shaft power जितना ज्यादा होगा उतना खराब एफिशिएंसी होते जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहिए उसको कम और शाफ्ट से वो ज्यादा ले रहा है,
मतलब वो लॉसेस को कवर करने के लिए उसको शाफ्ट से यहां से बाहर से जो वर्क चाहिए वो ज्यादा लेने लग रहा है भाई, एफिशिएंसी खराब हो गई होगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन अभी करा देता हूं मैं। इस तरह का क्वेश्चन कल कैट में आ सकता है गाइस। हाँ, कंप्रेसर यानी कि सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग कंप्रेसर के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। ये स्वेप्ट वॉल्यूम, डिलीवरी टेम्परेचर, ऐसा क्वेश्चन शायद कॉलेज में कराया होगा एंड आई थिंक समझ में आने से यानी कि थोड़ा दिक्कत तो हुआ होगा फॉर श्योर। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो, अ सिंगल स्टेज का मतलब है दो तरह का कंप्रेसर हम लोग को पढ़ना होता है ना, सिंगल स्टेज कंप्रेसर एंड मल्टी स्टेज। तो मल्टी स्टेज में क्या होता है कि एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर ऐसे जाता है। सिंगल स्टेज में सिंगल सिलेंडर रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में डबल एक्टिंग। डबल एक्टिंग का मतलब है कि द एयर विल बी डिलीवर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन। तो सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर 14 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट मेजर्ड एट, ये फ्री एयर डिलीवर्ड हो गया ना गाइस आप लोग का, एफएडी हो गया ना 14 मीटर क्यूब, ऑल ऑफ यू Yes, sir. बोलो तो, मेजर्ड एट 1.013 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस वैल्यू पे जो एयर डिलीवर होगा वो फ्री एयर डिलीवर्ड है। द डिलीवरी प्रेशर इज 7 बार, कहां से 1.013 बार से 7 बार पे कर रहा है, एंड स्पीड जो है वो 300 आरपीएम पे। ध्यान से सुनना गाइस ऑल ऑफ यू। टेक द क्लियरेंस वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। हाँ, टेक द क्लियरेंस वॉल्यूम एज 5% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि VC इज इक्वल टू 0.05 ऑफ VS। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? यानी कि यहाँ पे क्लियरेंस का बात कर रहा है ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम विद कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है, एम का वैल्यू 1.3 दिया हुआ है। कैलकुलेट स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि VS निकालना है, डिलीवरी टेम्परेचर निकालना है यानी कि T2 निकालना है, और इंडिकेटेड पावर निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग को 8 मार्क्स का आ सकता है। सर एक हाँ बार थोड़ा ऊपर करेंगे क्या वो स्क्रीन? हाँ, कौन सा, ये वाला, वो ईटा ओवर वाला। ये ना, हाँ चलो ठीक है, हाँ okay. होगा। Yes, ये sir. ये इसका PDF भेज दूं अभी थोड़ा देर पढ़ाने के बाद। इसमें तो गैस टरबाइन का भी है, आप लोग को समझ में आएगा कि पता नहीं, गैस टरबाइन का भी कुछ न्यूमेरिकल्स है जो बचा हुआ है करने को। सो लेट अस सी, देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में बोला VS निकालो, डिलीवरी टेम्परेचर निकालो और इंडिकेटेड पावर निकालो। इंडिकेटेड पावर निकालने आपको आता है वही जैसे जो कंप्रेसर यानी कि जो वैल्यू कराया था, यानी कि जो वॉल्यूम सॉरी जो वर्क हम लोग कंप्रेशन का डिराइव किया था पिछले क्लास में, यानी कि लास्ट क्लास यस्टरडे। तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा विद क्लियरेंस एंड विदाउट क्लियरेंस, सिंपल एज दैट, आपने देखा होगा वो चीज। तो हम लोगों ने क्या करना है, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो हम लोग एक काम करेंगे, व्हाट विल डू इज, हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, क्या विल ड्रॉ अ पीवी प्लॉट, और पॉलीट्रोपिक इंडेक्स यानी कि एन का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों दोनों कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए दिया हुआ है। तो पीवी, तो यहां से यहां तक, यहाँ 0.1 ये रहा, तो यहां से यहां तक आप लोग का कंप्रेशन चल रहा है। दिस इज 1 to 2, 1 to 2, 2 से 3, दिस इज द डिस्चार्ज प्रेशर। तो 0.3 तक पहुंचा, क्लियरेंस में रुक जाएगा, क्लियरेंस से वापस से एक्सपेंशन होगा गाइस, 0.4 तक जाएगा गाइस। याद है ना आप लोग को, सब किसी को, यस्टरडेज क्लास, ऑल ऑफ यू डू रिमेंबर दिस? Yes, sir. डू रिमेंबर? ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। और 0.4 से 1 तक जो जा रहा है उसमें सक्शन हो रहा है गाइस। तो corresponding to volume यानी कि corresponding to 3, the volume is V3 which is clearance volume, and this is V4 and this is V1। ध्यान से सुनना गाइस प्लीज। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप कल के एग्जाम में अच्छे से समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्या हो रहा है, तो V1 से V4 यानी कि 4 से 1 तक जो होता है दैट इज द इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम, और 3 से लेके 1 तक जो जाता है
3 से लेके 1 तक जो जाएगा, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम तक जो जाएगा, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम एंड दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम। यहां से यहां तक जो है दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। Yes, sir. इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो प्लीज। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हाँ, हम लोग को फ्री एयर डिलीवर्ड दिया हुआ है 14 मीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? हम लोग के पास इनटेक प्रेशर है, इनटेक टेम्परेचर T1 जो दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, तो आई कैन राइट इट डाउन एज 288 केल्विन एंड P2 इज गिवन टू यू एज 7 बार एंड चलो P1 भी लिख देते हैं 1.013 बार एंड P2 इज गिवन टू यू एज 7 बार एंड स्पीड जो है वो 300 आरपीएम दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द कंप्रेसर जो है वो 300 आरपीएम, यानी कि n इज इक्वल टू रिवॉल्यूशंस पर मिनट 300 आरपीएम। आप ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग अगर V1 यानी कि इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो वी कैन डू समथिंग। अगर हम लोग को V1 माइनस V4 पता चल गया, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम लोग को V1 माइनस V4 पता चल गया जो फ्री एयर डिलीवर्ड है, आप लोग को FAD दैट इज गिवन एज 14 मीटर क्यूब पर मिनट, यही हम लोग का V1 माइनस V4 होता है, लेकिन हम लोग पर साइकिल पे निकालेंगे, इन वन साइकिल, ठीक है? इन वन साइकिल पे निकाल के हम लोग कंपेयर करेंगे गाइस, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को वी वांट दिस एज, ध्यान से सुनना गाइस, क्योंकि 300 आरपीएम पे चल रहा है, तो फ्री एयर डिलीवर्ड ये 300 आरपीएम के करस्पॉन्डिंग है गाइस। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस और नो? 300 आरपीएम के करस्पॉन्डिंग है ये, यानी कि 300 आरपीएम पे अगर कंप्रेसर घूम रहा है तो इतना अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर कर रहा है। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एट 300 आरपीएम इट इज डिलीवरिंग दिस। अगर स्पीड बढ़ा दो तो चेंज हो जाएगा फ्री एयर डिलीवरी। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग पर यूनिट पे ले लेते हैं, यानी कि इन वन साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ मीटर क्यूब दे रहा होगा। दिस इज 14 मीटर क्यूब पर मिनट एट 300 आरपीएम। 300 आरपीएम पे घूम रहा है क्रैंक, तब इतना दे रहा है। तो अगर हम लोग उसको रिड्यूस डाउन कर देते हैं, पर यूनिट टाइम या यूनिट रिवॉल्यूशंस पे लेते हैं, तब कैसे होगा? और ध्यान से सुनो, ये डबल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग का मतलब हो गया कि सिलेंडर के इधर डिलीवरी है, इधर डिलीवरी, और पिस्टन है ऐसे, और यहाँ पे क्रैंक घूम रहा है, प्लीज पे अटेंशन, ऐसे क्रैंक घूम रहा है, तो क्रैंक घूम रहा है ऐसे करके, तो यहां से इधर गया, ठीक है, यहाँ आधा रिवॉल्यूशन, तो इधर से इधर गया तो इधर से डिलीवरी हो गया, फिर इधर से इधर गया तो पिस्टन इधर से इधर आएगा तो इधर से डिलीवरी होगा, यानी कि वन फुल रिवॉल्यूशन में 2 बार डिलीवरी हो रहा है। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस और नो? वन रिवॉल्यूशन में 2 टाइम्स डिलीवर हो रहा है। गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है? और ये दोनों मिला के 14 मीटर क्यूब पर मिनट हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ये चीज नहीं समझाएगा कॉलेज में, यूट्यूब में भी खोज लो, नहीं मिलेगा। तो वन रिवॉल्यूशन में 2 बार डिलीवर कर रहा है, तो दोनों डिलीवरी पोर्ट से 14 मीटर क्यूब पर मिनट सप्लाई हो रहा होगा, तो वन रिवॉल्यूशन में इतना, ठीक है? यानी कि ध्यान से सुनना, तो 300 रिवॉल्यूशन में रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? वन फुल साइकिल, तो 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट में जिसमें 2 बार डिलीवर होता है, उससे हम लोग को 14 मीटर क्यूब पर मिनट मिल रहा है गाइस। तो ये दिस इज 300 साइकिल्स, 300 साइकिल्स में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक साइकिल में कितना बार डिलीवर हो रहा है? 2 बार, तो वन साइकिल में 2 बार हो रहा है, तो 300 साइकिल में कितना होगा? 300 इंटू 2 होगा कि नहीं गाइस? बोलो तो ऑल ऑफ यू, Yes. होगा ना? sir. वन साइकिल में यहां से यहां तक भी डिलीवरी किया, क्योंकि डबल एक्टिंग है, इधर भी डिलीवरिंग है, यानी कि पिस्टन जो है इधर से पीछे आएगा तो इधर से डिलीवरी करेगा, और पिस्टन इधर से इधर आएगा तो इधर से डिलीवर करेगा। तो डबल एक्टिंग में क्या हो रहा है कि 2 बार डिलीवर कर रहा है इन वन साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ? वन साइकिल में 2 बार डिलीवर कर रहा है, वन साइकिल में 2 टाइम्स डिलीवर कर रहा है,
तो 300 बार घूमेगा, 300 साइकिल्स में 300 इंटू 2 करेगा, और 300 इंटू 2 करने से 300 आरपीएम पे चल रहा है, यानी कि इंटू 2 टाइम्स करेगा तो टोटल कितना मिल रहा है, 14 मीटर क्यूब पर मिनट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ऑल ऑफ यू गाइज? Yes. कोई डाउट है तो बताओ यार। ठीक है, तो हम लोग पर साइकिल पे निकाल लेते हैं। पर साइकिल पे निकालना क्यों जरूरी है गाइस? क्योंकि देखो 300 आरपीएम पे है तो इतना मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके आरपीएम चेंज करेंगे तो हम लोग पर यूनिट पे लेके आ जाते हैं। एक काम करते हैं, तो हम लोग के पास यहाँ से वन साइकिल में, इन वन साइकिल में क्या है, देखो ये दिस इज एंटायर वन साइकिल। वन साइकिल में जितना एयर सक्शन करेगा, यानी कि इफेक्टिवली जो वॉल्यूम लेगा वही डिलीवर करेगा भाई। तो वन साइकिल में कितना, V1 माइनस V4 कितना लेगा, तो ये 300 साइकिल्स में है, तो वन साइकिल में कितना हो जाएगा 14, ये मीटर क्यूब पर मिनट, ध्यान से सुनना। और ये दिस इज 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट इंटू 2, तो मीटर क्यूब में रह जाएगा गाइस आंसर। तो ये 2 से चला गया 7 डिवाइडेड बाय 300, देखो तो कितना आ रहा है, V1 माइनस V4 7 डिवाइडेड बाय 300 कितना आ रहा है, चेक करो तो गाइस, 0.023 आ रहा है। Yes. Yes, ऑल ऑफ sir. यू, इज इट क्लियर? ये जानना जरूरी है, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई कि मैं ये बोल नहीं सकता कि लाइक इसके बारे में डिस्कशंस नहीं होता है जनरली, बस कोई मॉड्यूलो तसे कोई ऐसे नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन 15 मार्क्स गया, समझो। सो जब भी डबल एक्टिंग दिया हो तो समझ लेना कि एक साइकिल में 2 बार एयर डिलीवर होता है, ठीक है, और जितना आरपीएम में घूम रहा है उसके हिसाब से एयर डिलीवरी दिखा रहा है। जल्दी जल्दी घुमा दो तो पर यूनिट टाइम में ज्यादा डिलीवर करेगा ना गाइस, है ना। जैसे कि 600 आरपीएम कर दो तो वो 28 देने लगेगा ना, 14 की जगह दुगना स्पीड कर देगा, तो पर मिनट में 28 मीटर क्यूब पर मिनट देने लगेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Sir, हाँ कोआ, sir, আমি এটা চাইকেল কেলে লৈ আনিলো বস্তুটো? because in one cycle only I am going to compare the clearance volume, all these values of volume, because हम लोग का वॉल्यूम फ्लो, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम दिखा रहे हैं है ना, V1 V2 we are talking about meter cube, we are not talking about meter cube per minute or something like that। हम लोग एक once entire cycle of operations को ड्रॉ करते हैं, वहां से V1 V2 यानी कि डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर ये सब निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पर यूनिट साइकिल पे, एक साइकिल में कितना डिलीवर हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस पे पर यूनिट पे कैलकुलेट करना ज्यादा इजी होता है। अगर आप देखोगे, एक बात बताओ, ठीक है, अगर आप V1 माइनस V4 लोगे तो आप 14 मीटर क्यूब पर 60 सेकेंड नहीं लिखोगे, V1 माइनस V4 इज मीटर क्यूब, हाउ कैन यू कंपेयर विथ मीटर क्यूब पर सेकेंड? कैन यू? ऑल ऑफ यू? No, sir. कोई को पाएगा ना, नो। सो इज दैट कि हम लोग एक साइकिल में कितना डिस्प्लेस हुआ वॉल्यूम, दिस मच। गॉट माय पॉइंट? बुझी पैसा है क्या जो ने दिसले डाउट? Yes, sir. ठीक है सर। सो पर यूनिट साइकिल एक आने लो हेलो, बिकॉज इन वन साइकिल ओनली वी आर गोइंग टू मेक दिस पीवी डायग्राम एंड कंपेयर द वॉल्यूम्स एंड ऑल, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लियरेंस वॉल्यूम इज 5% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम, तो 5% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम VC जो कि V3 के बराबर है, इज 5%, 5 by 100 ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, तो 5 by 100 ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, V1 माइनस V3। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर देखो एक और तरीका है कि अगर ये 5% है, 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम का है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये टोटल जो है, ये टोटल इज स्वेप्ट वॉल्यूम, दिस इज 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, तो ये 100% स्वेप्ट वॉल्यूम और ये 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से सुन लो एक बार अच्छे से, थोड़ा शॉर्टकट भी समझना चाहिए, कभी कभी दिमाग इंटेलिजेंसिया लगाओगे तो अच्छा से आंसर निकल के आएगा गाइस, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, समझना। हाँ आप लोग को ये 0.3 है, ये 0.4 है गाइस,
तो दिस इज 0.4, दिस इज V4, दिस इज 0.3, दिस इज VC और दिस इज 0.1, दिस इज V1। तो V1 से V3 ये आपका क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम है, यानी कि दिस इज 100% स्वेप्ट वॉल्यूम। देखो तो, और यहां से दिस वाज अ प्रेशर लाइन, ठीक है। तो प्रेशर एक्सिस से ये कितना है? 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना गाइस ऑल ऑफ यू। ये 100% स्वेप्ट वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूं मैं? 100% स्वेप्ट वॉल्यूम क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ही स्वेप्ट वॉल्यूम हो रहा है। तो यहाँ टोटल वॉल्यूम V1 को कैसे लिखेंगे? हाउ विल राइट डाउन V1 देन? V1 कैसे लिखेंगे? V1 विल बी इक्वल टू 100% स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस 5% स्वेप्ट वॉल्यूम। होगा कि नहीं गैस? बोलो तो ये 100.05 ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम आएगा कि नहीं गैस? बोलो तो ऑल ऑफ यू। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू गैस, जिसको समझ में नहीं आया फिर से पूछ। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। किसको समझ में नहीं आया? सर मैं एक्सप्लेन कर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा ही लोडेड हो गया है नोट्स यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ध्यान सुनो आप लोग, थोड़ा सा तरीका समझना होगा, बिकॉज कहीं कहीं दिमाग लगा के देखो। आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप इस ऐसे फॉलो करो, तो कैलकुलेट करो फालतू का, है ना। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, परसेंटेज में दिया हुआ है एकदम एप्टीट्यूड है ये सब। तो यहां से यहां तक दिस इज हाउ मच स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये हाउ मच, दिस इज हाउ मच 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, है कि नहीं गाइस ऑल ऑफ यू। तो टोटल यहां से लेके यहां तक क्या आ रहा है? V1 आ रहा है कि नहीं गाइस? टेल मी गाइस, दिस इज V1 और नॉट? तो V1 में क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट डाउन V1 इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम जितना है, यहां से यहां तक स्वेप्ट वॉल्यूम है, प्लस 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। लिख सकते हैं गाइस ऑल ऑफ यू? बोलो तो यस लिख सकते हैं। दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस 0.05 स्वेप्ट वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा? 1.05 ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम होगा गाइस V1। ऑल ऑफ यू गाइस बताओ तो, यस और नो? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस क्लास? यस Yes. किबा डाउट আছে যদি কোয়া, if there is any doubt let me know। V1 क्यों निकाल रहे हैं? V1, और क्योंकि हम लोग को V1 माइनस V4 दिया हुआ है गाइस, V1 माइनस V4 निकल चुका है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम का वैल्यू निकाल लें तो वी कैन फाइंड आउट, हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि SV निकालना है। तो V1 मिला, ठीक है। तो V1 का रिलेशन मिल गया, और अगर हम लोग V3 क्लियरेंस वॉल्यूम, तो अगर हम लोग V4 का वैल्यू निकाल लें तो ध्यान से सुनो, V1 इज 1.05 स्वेप्ट वॉल्यूम, और V4 भी अगर हम लोग कोई भी स्वेप्ट वॉल्यूम के फॉर्म में निकाल लें तो हमारे पास तो है ना भाई। तो V1 is 1.05 swept volume. If I find out V4 in terms of swept volume, I can easily find out swept volume guys. तो कैसे करेंगे? देखो V3 यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम जो है, दिस इज VC which is equal to V3 is equal to VC, ये 5% ऑफ swept वॉल्यूम दिया हुआ है guys। अब V4 निकालने के लिए क्या करेंगे guys? What we will do? Try to understand this. तो what we will do is V4 by V3, आप लोग को मालूम है ना ऐसे? पे अटेंशन एवरीवन। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, P3 V3 टू द पावर n इज इक्वल टू P4 V4 टू द पावर n। हम लोग को V3 मालूम है, क्लियरेंस वॉल्यूम है गाइस, तो हम लोग V3 को नीचे ले आते हैं और P4 को नीचे ले आते हैं। तो P3 by P4, P3 जो है वो P2 के बराबर है कांस्टेंट प्रेशर पे, और P4 जो है P1 के बराबर है, फाइन। एंड दिस इज V4 by V3 टू द पावर n, V3 नीचे लाए, तो हम लोग को क्या मिलेगा? P2 by P1 टू द पावर 1 by n इज इक्वल टू V4 by V3, ठीक है। P2 हम लोग को मालूम है, P2 7 बार है, दिया हुआ है 7 बार, और P1 1.013 बार है, तो ये 7 है, दिस इज 1.013 बार है, और n का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, कोफिशिएंट ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन दोनों 1.3 है, तो 1 by 1.3। V4 नहीं पता है, V3 नहीं पता है, रहने दो। तो कितना आ रहा है चेक करो तो इसका वैल्यू, इसका रेशियो कितना आ रहा है? V4 by V3 कितना आ रहा है?
ऑल ऑफ यू 6.91 6.9 और नहीं मतलब 7/1.01 शायद 6.91 उसके बाद ऊपर का करो तो ये टू द पावर 1/1.6 4.42 4.423 आ रहा होगा। आ रहा है ना गाइस? देखो समझो अच्छे से, यहाँ पे रिलेशन डेवलप करके ही निकालना पड़ेगा। हम लोग को मालूम है V1 माइनस V4 इज इक्वल टू 0.0233, ये निकाला हम लोगों ने अभी फ्री एयर डिलीवर्ड से पर यूनिट साइकिल में किया ना। अब हम लोग को यहां से क्या मिला, V4 इज इक्वल टू 4.423 इंटू V3, यानी कि 4.423 इंटू V3 को लिख सकते हैं ना 0.05 क्लियरेंस वॉल्यूम, सॉरी 0.05 क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों लिखेंगे यार, स्वेप्ट वॉल्यूम लिखेंगे, सॉरी, बिकॉज V3 जो है वो VC है एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इज 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, तो 5% यानी कि 0.05 ऑफ VS। थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ ऐसा, जस्ट अ मिनट, ज्यादा ही लोड हो गया ये पेज, दिस पेज इज लोडेड थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास V4 का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ, अब बता दो इसको मल्टीप्लाई करो तो 4.423 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, 0.221 होगा, चेक करो तो Yes, sir. 0.221 VS। तो हमारे पास V1 माइनस V4 इज इक्वल टू 0.0233 है। V1 का वैल्यू थोड़ा देर पहले निकाला हम लोगों ने 1.05 स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि जस्ट अ मिनट, हाँ V1 निकाला 1.05 ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम और V4 निकाला 0.221 ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू 0.0233। तो VS कॉमन ले लो, तो आई हैव 0.0233 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 0.221, चेक करो तो कितना आ रहा है गेस, 0.028 समथिंग आएगा, चेक करो तो, चेक करो हाँ, गेस, sir. आया ना। अब देखो तो आप लोग एक चीज तो सोच सकते हो ना कि आपका वैल्यू जो स्वेप्ट वॉल्यूम जो है वो फ्री एयर डिलीवर्ड का जो वॉल्यूम है इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम से ज्यादा आना चाहिए ऑब्वियसली, यानी कि V1 माइनस V4 से ज्यादा आना चाहिए वैल्यू स्वेप्ट वॉल्यूम का। तो ये अगर 0.0233 है तो ये 0.0281 है ऑब्वियसली, तब इसका मतलब है कि आपने आंसर सही निकाला है। दिस इज अप्लाइंग लॉजिक इन अ न्यूमेरिकल एंड नोइंग यू आर इन द राइट डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो स्वेप्ट वॉल्यूम विल बी मोर देन द इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालना होगा तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 0.0233 इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम बाय स्वेप्ट वॉल्यूम 0.0281, आराम से यहां से आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल जाएगा। लेकिन आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पूछा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, अगर पूछता तो क्या करते हैं। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है डिलीवरी टेम्परेचर, यानी कि T2 का वैल्यू निकालो, T1 दिया हुआ है आपको 288, तो T2 आराम से निकाल सकते हो यार, T2 कुछ नहीं है, T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power n minus 1 by n, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट केस। T1 आपको 288 दिया हुआ है, P2 7 बार दिया हुआ है, P1 1.013 बार दिया हुआ है, n का वैल्यू 1.3 दिया हुआ है, आराम से कैलकुलेट करोगे, T2 का वैल्यू केल्विन में निकालोगे, बाद में सेल्सियस में लिख देना गाइस, 177 डिग्री सेल्सियस आएगा। Am I clear all of you? Yes or no? All of you guys, कोई डाउट है तो बताओ। यस तो यहाँ पे अगर हम लोग को इंडिकेटेड पावर बोला है वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, यानी कि इंडिकेटेड पावर यानी कि वर्क रेट ऑफ वर्क डन या वर्क कंज्यूम बाय द कंप्रेसर, तो आप लोग को मालूम होगा n by n minus 1 into P1 into V1 minus V4, ये ऊपर डॉट दे देता हूं पर यूनिट, यानी कि V1 माइनस V4, यानी कि ये यूनिट रेट पे पूछा है, ये मीटर क्यूब में मत करना गाइस, हाँ 0.0233 नहीं, ये पर यूनिट टाइम करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे आपको पहले दिया हुआ था, यानी कि फ्री एयर डिलीवर्ड जो है वो 14 मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है, कंसिडरिंग 300 रिवॉल्यूशंस आरपीएम पे डबल एक्टिंग है, तो यानी कि इतना एयर जा रहा है पर मिनट में। तो जब पावर निकालेंगे ना तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज रेट ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है गाइस।
हम लोगों ने उस समय पर यूनिट साइकिल इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को एक साइकिल का ही एनालिसिस करना था जिसमें V1 V2 निकालना था और पीवी कर्व पीवी जो प्लॉट में है वहां पे हम लोग को मीटर क्यूब में निकालना था, ना कि मीटर क्यूब पर मिनट में निकालना था। ऐसा नहीं करना था। अगर लेकिन पावर बोल रहा है तो जब पावर बोल रहा है तो हम लोग पर यूनिट टाइम वाला चीज पे ध्यान देंगे। वी टॉक अबाउट कि हाँ 1 मिनट में 14 मीटर क्यूब दे रहा है, 14 मीटर क्यूब पर मिनट। विल अप्लाई डायरेक्टली दैट थिंग, यानी कि फ्री एयर डिलीवरी रेट ऑफ फ्री एयर डिलीवरी वो डायरेक्टली लगा देंगे, क्योंकि हम लोग पर साइकिल का नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे 300 आरपीएम पे कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो सिंस 300 आरपीएम को कंसिडर करेंगे तो हम लोग को कितना मिल रहा होगा, 14 मीटर क्यूब पर मिनट। इसलिए V1 माइनस V4 डॉट लिख दो यहाँ पे, जो कि हम लोग को फ्री एयर डिलीवर्ड होगा, यानी कि 14 मीटर क्यूब पर मिनट। क्योंकि अगर आप 0.0233 लिखते हो यहाँ पे गलती से भूल से, तो वो तो 300 आरपीएम को कंसिडर कर ही नहीं रहा है क्योंकि वो 1 साइकिल पे है। लेकिन हम लोगों को वर्क कंजम्पशन निकालना है, तो कंप्रेसर कुछ सर्टेन स्पीड में घूम रहा होगा तो कंज्यूम करेगा ना पावर। कितना में घूम रहा है, 300 आरपीएम पे। 300 आरपीएम में घूम रहा है तो कितना पावर, कितना डिलीवरी दे रहा है एयर का, 14 मीटर क्यूब पर मिनट। दैट इज व्हाट यू विल डू हियर। तो n by n minus 1 into P1 into V1 minus V4, यही इफेक्टिव स्वेप वॉल्यूम कल डेरिवेशन कराया था, आप लोग को याद होगा, रेफर करना, into Rp to the power n minus 1 by n minus 1। तो क्या करोगे, n by n का वैल्यू लिख देना, P1 का वैल्यू 1.013 बार है, क्या है, बार, यानी कि 10 to the power 5, तो पास्कल हुआ। अगर आपको किलो में चाहिए तो 10 to the power 3 से डिवाइड करो। और V1 माइनस V4 रेट ऑफ, यानी कि फ्री, दिस इज FAD, दिस इज 14 मीटर क्यूब पर मिनट है, तो 60 से डिवाइड कर दो। और ये कितना है, 7 by 1.013 to the power 1.3 minus 1 by 1.3 minus 1। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका इंडिकेटेड पावर होगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो, ऑल ऑफ यू गाइस, Yes. समझ में आया? Yes, sir. तो ये चीज में ना कंफ्यूज मत करना भाई कि ये V1 माइनस V4 उसको उठा के ये लिख देंगे, नहीं, ये तो मीटर क्यूब में है और कंसिडरिंग 1 रिवॉल्यूशन ओनली। लेकिन एक्चुअली में कंप्रेसर घूम रहा है 300 आरपीएम पे, तो उसको कौन कंसिडर करेगा। जैसे ही 300 आरपीएम को कंसिडर किया तो हम लोग फ्री एयर डिलीवरी के बारे में बात करने लगेंगे, दैट इज 14 मीटर क्यूब पर मिनट। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ हाउ डिवाइसेज एंड अदर थर्मोडायनेमिक्स शुड बी स्टडीड। ये ऐसे पढ़ा जाता है गाइस, और इसके लिए मेहनत लगता है, इसके लिए हर दिन प्रैक्टिस चाहिए। दैट इज व्हाट आई हैव सेड यू इन द क्लासरूम व्हेन आई वेंट विजिटेड योर कैंपस, कि आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। दिस इज नॉट इजी स्टफ, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। स्लाइड को थोड़ा नीचे करेंगे क्या, वो मतलब लास्ट पार्ट लिखना था। लास्ट पार्ट लिखना था क्या, रुको एक मिनट, ये पीडीएफ दे दूं मैं ऑल ऑफ यू, पीडीएफ दे दूं, ये वाला पीडीएफ ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई विल सेंड दिस पीडीएफ राइट नाउ ऑल ऑफ यू, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे आपका लास्ट पार्ट जो लिखना था वो लिख लो, ये रहा, दिस वाज इट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्लास टुडे, ऑल ऑफ यू Yes, समझ। sir. चलो guys, I will see you in the next class. Till then, take care all of you. Have a good night and all the best for tomorrow. Thank you, sir. Sure.